आज समन संघ ने मुझे मेन कंसेप्ट देने के लिए जो बोला है, उसके लिए मैं समन संघ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जो समन संघ ने जो सब्जेक्ट चूज किया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि 26 तारीख को, हर 26 तारीख को एडवोकेट्स डे होता है और को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर उपस्थित सारे बहन भाई और खासकर वकीलों का दिन है, इसीलिए सारे जितने भी हमारे लॉयर्स हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक विशेष जिम्मेदारी होती है संविधान को प्रोटेक्ट करने की। जैसे कि उसके प्रोटेक्टर बोलते हैं ना, संविधान के रक्षण करने वाले लोग, ये हमारे ज्यादातर वकील भाई होते हैं, भाई बहन होते हैं। तो उसका दिन है और इसीलिए आज के मीटिंग के चयनकर्ताओं ने आज का दिन जो शुभ शनिवार सन्निपात बहुल भी हम मनाते हैं। और ये सन्निपात बहुल मनाने की जो परंपरा है लगभग 2500 साल पुरानी है। हम देखते हैं कि तथागत बुद्ध के समय में भी सन्निपात बहुल हुआ करता था। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। वैसे तो 16 जनपद थे तथागत बुद्ध के जमाने में, जो कि महासमंत तथागत थे। उस वक्त वज्जियों का जो संघ था, वो बिल्कुल हर शनिचर को सन्निपात बहुल किया करता था। सन्नी यानी नजदीक, बाहुल करना यानी एक बहुजन लोग, मतलब ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा आकर चर्चा करना और अपने जीवन के लिए उपयोगी, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, आर्थिक प्रगति के लिए, सामाजिक सांस्कृतिक प्रगति के लिए क्या कुछ करना चाहिए, इसके ऊपर गहराई से चर्चा होती थी। और वो वज्जियों का संघ बैठता था और संघ जो डिसीजन लेता था, वो संघ डिसीजन लेकर ही उठता था। इसीलिए उसको सन्निपात बहुला ऐसा बोला जाता है पाली में, पाली और धम्मलिपि में। तो ये आज का दिन है। उसका सब्जेक्ट ये रखा है कि शुभ शनिवार सन्निपात बाहुल के बाहुल में समनों के लिए संविधान का क्या महत्व है। तो इसका आंसर एक ही शब्द में है, बहुत महत्व है। कैसा, ये हम बताएंगे अभी। दूसरा, संविधान हर क्षेत्र को बचाने का प्रावधान है, फिर भी संबंध सुरक्षित नहीं। समनों का तत्काल जरूरी एक्शन क्या होना चाहिए, इसके ऊपर तो बहुत ही चिंतन करने लायक बात है। क्योंकि हमारे जो खासकर महासमण हुए हैं, उन समणों की विचारधारा को अगर हम देख लेते हैं तो हमको पता चलता है कि सन्निपात बोध में क्या क्या होता था। तो 7 प्रकार की बातें बताइए जो वज्जियों के सन्निपात बहुल में चर्चा की जाती है। एक बार तो आप सभी को पता है, लेकिन फिर से दोहराता हूँ। एक बार ऐसा प्रसंग आया, अजात शत्रु राजा जब उसने खुद के पिता की, सम्राट जो बिंबिसार था, उसकी हत्या कर दी और खुद वो सम्राट बन गया। अब उसको लगने लगा कि मैं सम्राट बन गया हूं तो मुझे सारे अगल बगल के जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों के ऊपर मेरे राज्य में शामिल करने चाहिए। बहुत जगह कोशिश करता था, बहुत राज्य तो उसका साम्राज्य देखकर उसमें अपने आप ही शामिल हो जाते थे। लेकिन बगल में सटा हुआ जो एक राज्य था, वो था वैशाली का, वैशाली गणराज्य। और वज्जी गणराज्य था। तो वो वज्जी लोगों का किसी भी हालत में जहां से भी वो आक्रमण करने की कोशिश करता, तो विरोध होता। क्योंकि जनता उमड़ पड़ती, चाहे वो अजात शत्रु सम्राट क्यों ना हो, लेकिन जनता चाहती थी कि हमारा राज्य जो है, हमारा जो डेमोक्रेटिक पैटर्न पे चलता हुआ जो संघ का राज्य था उनका, वो बरकरार रहे। इसी लोग बहुत परेशान होता। उसने एक बार अपने वत्सकार नाम के सेनापति को भेज दिया और वो जाता है, बुद्ध से पूछता है कि हमारा जो सम्राट है वो वज्जी लोगों पे आक्रमण करना चाहता है, और उसके लिए तथागत का क्या सलाह है, क्या तथागत बोलते हैं। तो तथागत को उसकी मन, क्योंकि वो तो माइंड रीडर थे, उसको लोक विदु, वो बोलते हैं ना, तथागत की डिग्रियां होती थी कि सुगतो यानी अच्छी गति में चलने वाले, लोक विदु यानी लोगों के मन को रीड करने वाले माइंड रीडर थे, वो साइकेट्रिस्ट थे। कि किसी सामने वाले के मन में क्या बात चल रही है, क्या विचार चल रहा है, कैसी सोच चल रही है, वो तुरंत पकड़ लेते थे। इसलिए वो वत्सकार की बात तथागत ने तुरंत पकड़ ली। तो तथागत ने वत्सकार को आंसर नहीं दिया, उल्टा उन्होंने अपने जो सेक्रेटरी थे, अपने चचेरे भाई आनंद से कहा कि आनंद, एक बात याद रखो, जब तक वज्जी लोग इकट्ठा रहेंगे तब तक वज्जी लोगों को कोई हरा नहीं सकता। वज्जी लोगों को किसी की तरफ से हराया नहीं जा सकता।
क्योंकि उनकी यूनिटी जो है, उनका जो संघ है, उसका स्ट्रेंथ इतना बढ़िया है कि उसके बल पर चाहे सम्राट हो या कोई भी आओ, वज्जी को एक बार आक्रमण करके वो विजेता नहीं हो सकता। तो एक खास कैरेक्टरिस्टिक हुआ करती थी सन्निपात बहुल। इसीलिए परम्परा समझ इसके ऊपर गहन चर्चा करने के बाद ये सोचा कि जैसे कि यूरोप से आया हुआ एक ट्रेंड है हमारे यहाँ, संडे को छुट्टी होती। क्यों? क्योंकि अंग्रेज लोग जो खासकर फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर लोग हैं या कुछ ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी लोग सारी दुनिया में फैले हुए थे। 52 कंट्रीज में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। तो इसीलिए वो जो फ्राइडे उनका वो ईस्टर होता था क्रिश्चियन या इसके मुताबिक, लेकिन वो संडे को ये मिलते थे अपने चर्चेस में। तो चर्चेस में मिलने के लिए अंग्रेजों ने जो प्रथा बनाई थी, लगभग 1215 से प्रथा शुरू की थी, संडे की छुट्टी दी जाती थी। तो ये संडे की छुट्टी जो है वो अंग्रेजों का जहां जहां पर शासन है उस देश में ये है, तो हमारे देश में भी वही प्रथा पड़ गई। लेकिन हमारी पुरानी परंपरा जब हम खोज कर देखते हैं तो हम पाते हैं कि हम लोग संडे नहीं, हम शनिवार को शनिचर को इकट्ठा बैठा करते थे। इसीलिए जहां जहां पर भी समनों का कल्चरल कुछ तो भी एविडेंस मिलता है, वहां वहां पर वमन कल्चर वालों ने उसको खराब करने का काम किया। तो इसी तरीके से शनिचर को किसी ने बाल नहीं कटवाने चाहिए, किसी महिला ने अपने अच्छे ढंग के कपड़े पहन के नहीं जाना चाहिए, किसी चीज का मुहूर्त नहीं रखना चाहिए, किसी की शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये शनिचर का दिन ये बुरा होता है। ऐसा हमारे दिमाग में ठुसा दिया। इसीलिए जहां पर भी आपने देख लेना, जिस चीज में भी वमन संस्कृति के लोग आपको बुराई बताएंगे, जैसे कि बुद्ध के, इतना बुद्ध यानी बोधि प्राप्त व्यक्ति जिसने संबोधि प्राप्त की है, जिसने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया और जीवन मृत्यु के चक्र से वो मुक्त हो चुका है, ऐसे इंसान के नाम को इन्होंने बुद्धू कह के पुकार दिया। बुद्धू यानी पूरा पागल व्यक्ति जिसको कुछ भी नहीं आता है। तो ये सारा कुछ काउंटर रेवोल्यूशन में किया गया है। ऐसा बाबा साहब ने रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन, क्रांति और प्रतिक्रांति, इस किताब में बहुत सारे एविडेंसेस देके बताया है। इसीलिए सन्निपात बहुल जो है जरूरी है हमको करना। जब तक हम लोग ये हमारी ट्रेंड जो है, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी जब तक नहीं इस्टेब्लिश करेंगे, तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि शनिचर का या सन्निपात बहुल का महत्व क्या है। बहुत अच्छे अच्छे और खासकर हमारे संस्कृति को इस्टेब्लिश करने वाले बहुत ही बढ़िया रूल नियम और हमारे विनय इसी दिन पर पैदा हो गए थे इतिहास काल में। अशोक के काल में तो शनिचर को छुट्टी हुआ करती थी और लगभग उनके 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था उन्होंने। 12-14 साल तक ये सिलसिला जारी रहा। जैसे कि उन्होंने जो महासमंत तथागत बुद्ध के सारे विचारों को अपने कानूनों में परिवर्तित कर दिया, तो उसमें एक ये भी कानून बनाया। ऐसे शिलालेख कहीं कहीं पर मिलते हैं हमें। तो 84,000 स्तूप इसलिए बनाए, हर 35 किलोमीटर के ऊपर एक विहार होता था, एक स्तूप होता था, एक संगाराम होता था, और वहां पर एक बोधि वृक्ष होता था, और वहां पर तथागत बुद्ध की अस्थियां हुआ करती थी। और उस दिन वो रूल हुआ करता था कि हर शनिचर को, हर शनिवार को जो समन लोग हैं सारे इकट्ठा हो जाएंगे और अपनी चर्चा करेंगे कि हफ्ते भर में क्या कुछ हुआ, कितना इनकम आया, कौन सी इंडस्ट्री चालू रही, कितने किसानों के कौन सी फसल आई है, उसका व्यापार किस तरीके से हुआ, हमारे राज्य के ऊपर क्या किसका कुछ ये हुआ, हमारे दूसरे राज्यों के साथ क्या संबंध बने। तो सारी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल सारी चर्चाएं उस दिन शनिचर को होती थी। इसीलिए सन्निपात बहुल हमारे इतिहास की धरोहर है, पर इसे हमें पता ही नहीं है। अब जैसे जैसे हम खोजते जा रहे हैं कि शनिचर का महत्व हमारे लिए बहुत जरूरी है, और ये जब पता चल जाएगा तब हमको पता चलेगा कि ये 84,000 स्तूप क्यों बनाए थे। तो हर 35 किलोमीटर के अंतर पे आज भी सम्राट अशोक के ये आपको स्तूप दिखाई देंगे। जहां भी कहीं मिट्टी का टीला हो या कुछ ऐसी जमीन हो जो ऊपर उठी हुई दिखती नजर आती, उसको खोद कर देखो तो आपको विहार नजर आएगा, या टूटी फूटी कोई वस्तु निकल आएगी, स्तूप दिखेगा, या कोई अशोक का स्तंभ दिखेगा, या विहारों का स्ट्रक्चर दिखेगा, या बोधि वृक्ष की कुछ निशानियां वहां पर आपको मिलेगी। या फिर ऐसा नहीं तो कम से कम वहां का जो चलन हुआ करता था, नाने यानी कॉइन्स हुआ करते थे, वो भी बहुत सारी जगह पर मिलते हैं। और जहां जहां पर वो खुदाई की गई है, वहां पर ज्यादातर एविडेंसेस उस वक्त के उस राजा के जमाने में छपाए हुए कॉइन्स मिले हैं। इससे पता चला है कि यहाँ पर लोग मिलते होंगे और यहाँ पर विहार होता होगा।
और एक दिन जो काफिला हुआ करता था तथागत के समन समन महासमन तथागत के वक्त, तो 35 किलोमीटर तक एक दिन में चलते थे। मॉर्निंग में 6 बजे उठना और सारे बस्तियों में बिल्कुल बनाया हुआ गरम गरम पका हुआ खाना सारे भिक्षु संघों को मिलता था। एक जगह पर बैठते थे और वहां से फिर प्रवचन देने के बाद तथागत शुरुआत करते थे। शुरुआत होने के बाद दोपहर में कई किसी पेड़ के नीचे रेस्ट लिया करते थे 1 या 2 घंटा। फिर वो सारा संघ का काफिला निकल जाता था। 35 किलोमीटर पैदल चलता था। इसीलिए हर 35 किलोमीटर में वो रूल ही बन गया कि एक दिन में आदमी ज्यादा से ज्यादा 35 किलोमीटर तक अच्छी ढंग से चल सकता है। क्योंकि उस वक्त वाहन तो नहीं थे और भिक्षु संघ को तो कोई कुछ भी नहीं हुआ करता था। पैर में चप्पल तक नहीं हुआ करती थी। 2 या 3 चीवर लेने की ये थी, और 7 से ज्यादा वस्तुएं भी रखने की ये कोई ये नहीं थी। वैसा भी नहीं हुआ था, होता था। तो ऐसे में हर शनिवार को जितनी भी हमारी कल्चर की स्टैब्लिशमेंट हो गई, वो सन्निपात बहुल के वजह से ही हुई है। इतना इंपॉर्टेंट दिन आज का है, इसीलिए इस दिन को हमको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तो ये हो गई आज के विषय नंबर 1 की बात। अब दूसरा विषय है कि हमारे समणों का दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है, और इतने सारे प्रावधान हैं कि उस संविधान का अगर अमल किया जाए तो हम दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग, दुनिया के सबसे सुखी लोग और दूसरी दुनिया के सबसे आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से प्रगत लोग सिद्ध होंगे। इतनी सारी प्रोविजंस हमारे संविधान में है। इतनी सारी संविधान में प्रोविजन होने के बावजूद भी समन लोग पीछे क्यों है? क्या कारण है कि हम लोग ये इतने बड़े संविधान का अभी तक पिछले 70-75 साल से बेनिफिट ही नहीं उठा पाए? क्योंकि हमने उस संविधान को अभी तक ठीक तरीके से समझा ही नहीं है। तो संविधान समझने के लिए संविधान के पीछे जो आर्टिकल्स है, खासकर फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर 3 है, आर्टिकल 1 समझना पड़ेगा पहले। क्योंकि जो भी सत्ता में आते हैं और विरोधी पार्टियों में भी होते हैं आजकल लोग, वो संविधान की बेरख की कॉपी ऐसे उठाकर दिखाते हैं कि ये संविधान है। वो ब्लू कॉपी उठाते हैं, कभी रेड कॉपी उठाते हैं और कहते हैं कि ये हमारा संविधान है, इसकी वजह से देश जीवित रहने वाला। विरोधी पार्टी वाले 35 साल तक हमारे समूहों के सारे पॉलिटिकल सोशल और जितने भी संगठनों का मुख पत्र हुआ करता था, हमारे हाथ में संविधान हुआ करता था। 3 महीने पहले उन्होंने हमारा एक वही स्लोगन उठा लिया, संविधान अपने हाथ में लिया, और संविधान बचाओ के नारे के साथ वो सत्ता के करीब पहुंचे थे विरोधी पार्टी वाले। लेकिन जब भी संविधान पार्लियामेंट में हो या किसी सभा में वो हाथ में उठाते हैं, तो वो संविधान का कलम आर्टिकल नंबर 1 तक भी याद नहीं रखते। उसमें सीधा लिखा है आर्टिकल 1 में, इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब ये जो इंडिया है इसका नाम भारत है, और ये राज्यों का यूनियन है, संघ है। ये राज्यों के संघ से बना हुआ भारत है। इतना स्पष्ट पहले ही लाइन में पहले आर्टिकल में लिखा होने के बावजूद भी उसको दूसरे नाम से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। क्योंकि उनको पता है कि लोग अभी तक समन बन के पहचान ही नहीं हो गई इनकी। इसीलिए समन बन के अगर पहचान होती तो हम खुले आवाज में कहते कि आप पहली बार, जैसे पहली बार इस देश का नाम गलत ढंग से उच्चारित करते हो, तब आप वायलेशन करते हो आर्टिकल 1 का। इस देश का नाम इंडिया दैट इज भारत है, और ये यूनियन ऑफ स्टेट है। तो पर्टिकुलरली यूनियन शब्द भी क्यों लिखा गया? इसके भी पीछे की बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जो कि बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो इसको फेडरेशन ऑफ स्टेट का कहा करते थे। होना चाहिए ऐसा का पार्लियामेंट में जाने के लिए बहुत लंबी बहस हुई, क्योंकि उन्होंने दाखिला दिया था अमेरिका के फेडरेशन का, फेडरल स्टेट का। अमेरिका में शुरू में 12 राज्य इकट्ठा हुए, फिर बाद में 23-24 हो गए, और बाद में आगे जाकर वो 50 राज्यों का एक फेडरेशन हो गया, और फेडरल स्ट्रक्चर है उसका। उसमें और यूनियन ऑफ इंडिया पे, इंडिया के स्टेट में एक बहुत मूलभूत फर्क है, जो कि बाबा साहब ने संविधान सभा में अपना वक्तव्य देते वक्त, संबोधन देते वक्त सबको चुप कराया था पार्लियामेंट में। क्या कहा था उन्होंने? बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हम फेडरल स्टेट में रहेंगे, फेडरेशन होगा। बाबा साहब कह रहे थे बिल्कुल नहीं, हमारी पुरानी पुरखों की परंपरा है, समनों की परंपरा है संघ की। तो हमारा राष्ट्र भी संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट रहेगा। इसीलिए हमारा भारत संघीय भारत ऐसा नाम लिखा जाता है। और जितनी भी संस्थाएं बनी है जो कि ऑटोनोमस बॉडी है, जैसे कि संघीय परीक्षा होती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को संघीय जो परीक्षा लेने वाली संस्था कहा जाता है। और हर चीज को जो जिसका जो एरिया जो होता है वो पूरे राज्य, पूरे भारत का होता है, उसको यूनियन शब्द से जोड़ा जाता है। ये क्यों जोड़ा?
तो बाबा साहब ने कहा कि ये हमारी पुरानी पुरखों की परंपरा है कि हम संघ में रहते हैं और संघ में रहने की हमारी आदत है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि संघ में रहने का एक बेनिफिट ये है कि वी आर यूनियन ऑफ स्टेट है। तो ये जो राज्य जो है संघीय राज्यों संघीय देश में राज्यों को इस संघीय देश से अलग होने की मोहलत नहीं होती। कोई भी राज्य अगर चाहे महाराष्ट्र हो, यूपी हो, दिल्ली हो, बिहार हो, कोई भी राज्य अगर कहे कि नहीं हम भारत में नहीं रहना चाहेंगे तो उनको आजादी नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करती। और कॉन्स्टिट्यूशन मदर ऑफ द कंट्री है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इस देश की बाउंड्री को तय किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इस देश का नाम तय किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने सारी जितनी भी यूनियन बॉडीज है उसको तैयार किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोविजन होता है किसी राज्य की अगर सीमाएं बढ़ानी है, घटानी है, किसी राज्य लोगों को क्या अधिकार देने नहीं देने हैं, तो ये सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बताती है, उसी के मुताबिक सारा कुछ होता है। पर हम ये पता ही नहीं अब इसका बेस कहाँ पर है। बाबा साहब आम्बेडकर जो कि संविधान सभा में जो खड़े होते थे तो केवल एक दो तीन साल का उनका विचारों का निचोड़ नहीं था। 1919 से उन्होंने प्रक्रिया शुरू की थी, जो कि साउथ बोरो कमीशन को उन्होंने जो मेमोरेंडम दिया था कि इस देश के हर महिला को, हर अछूत को, हर ओबीसी को उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना कि यहाँ पर के सरंजामदार लोगों को, या भूमि भूमि वाले जो लोग हुआ करते थे, और फ्यूडल लॉर्ड्स बोला है बाबा साहब ने उनको, और जो टैक्स पेयर थे उनको, और उच्च वर्णीय लोगों को मिलता है। वहां से कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री शुरू होती है मॉडर्न इंडिया की और आधुनिक संविधान की। तो 29 जनवरी 1939 को बाबा साहब अम्बेडकर ने गोखले हॉल पूना में, जो गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, जो रानडे करके अभी वो चैप्टर चल रहा है ना, वहां का जो वीसी है, वहां का डीन है, उसको हटाया गया, फिर वो अभी उसको फिर से रीइंस्टीट कराया गया। तो वही गोखले इंस्टीट्यूट, ये पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की भारत की सबसे अग्रगण्य संस्था है। उसी हॉल में बाबा साहब ने 29 जनवरी 1939 को जो टॉक दिया था, ये भारत की नींव बताने वाला, भारत की नींव तैयार करने वाला टॉक था बाबा साहब का, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम। उसको हिंदी में हम संघ बनाम स्वतंत्रता कहते हैं। तो इस किताब में बाबा साहब ने बहुत ही कुछ अच्छी बात कही है, जो कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, जो बाबा साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जितना भी झगड़ा किया, जितने भी मुद्दे उपस्थित किए, उन सारे मुद्दों को, क्योंकि वो कमिटी में थे, तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आए। उसके बाद बाबा साहब ने 1939 को, 29 जनवरी को, बाबा साहब हमारा अगला भारत कैसा होगा इसका विचार 10 साल पहले ही बताते हैं। बाकी के लोग तो बाबा साहब का संविधान आने के बाद उसके ऊपर विरोध करने चल पड़ते हैं। उनको कुछ नहीं, विरोध के लिए विरोध करना होता है, क्योंकि एक अछूत आदमी हमसे बेहतरीन बात कैसे कर सकता है, हमसे इतनी इंटेलिजेंट बात कैसे कर सकता है। ये जाति की समस्या उन सारे मेम्बरांस की होती थी, लेकिन ये उसके ऊपर मानता नहीं था। जो उनके मन में बात चली रहती थी वो बड़ी ताकत से संविधान के सामने रखा करता था, और उनकी बात मान ली जाती, क्योंकि किसी का विरोध करने की ताकत नहीं होती, किसी का इंटेलेक्ट इतना हायर लेवल का नहीं होता। दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा बेहतरीन इंटेलिजेंट इंसान उनके सामने खड़ा होता, और जब आर्गुमेंट करने जाता तो सारे चित्त हो जाते सामने। इसीलिए जो संविधान का निचोड़ जो बाबा साहब ने बनाया, उसके लिए उन्होंने क्या पूरे ब्यौरे दिए है, पूरे आंकड़े दिए है उन्होंने, उतने इसमें नहीं जाऊंगा मैं। तो बाबा साहब लिखते हैं कि हमारी समस्या क्या है, संघ और उसका उत्तरदायित्व क्या है, कैसा हमारा संघ रहेगा, संघ की व्यवस्था कैसी रहेगी, और उसमें अभिशाप क्या है, किस वजह से हम लोग संघ के स्ट्रक्चर में नहीं आ रहे। तो वो 1939 में वो चिंता जताते हैं। वो कहते हैं कि भारत में 627 संस्थानिक है, मतलब छोटे मोटे राजा अगर पकड़े जाए तो 627 राष्ट्र है इस देश में, छोटे छोटे, जो कि अलग अलग अपने शासन चलाया करते थे। और उसमें से सिर्फ 127 संस्थानों ने ही भारत में शामिल होने का तय कर लिया था। इसका मतलब लगभग 477 तक या 400 साढ़े 400 तक राज्य भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। 480, केवल 127 लोगों ने तय किया था कि हम भारत के संघ में शामिल होंगे। ऐसे में लोग क्रेडिट देते वल्लभ भाई पटेल को, अरे ये तो 10 साल पहले भारत के संविधान बनने से पहले आइडिया बाबा साहब अम्बेडकर के दिमाग में आई थी। उन्होंने बिल्कुल फिगर देकर कहा है, पूरे दुनिया की फिगर दी है कि भारत की पॉपुलेशन कितनी है
और इन राज्य जो है 627 संस्थानों की पॉपुलेशन कितनी है और उनका एरिया कितना है, क्यों इनको भारत में भी लाना चाहिए, संघीय भारत में लाना चाहिए। इसका पूरा पूरा ब्यौरा उन्होंने दिया। वो कहते हैं कि भारत का एक संघ है तो फिर ये सारे राज्य इसमें शामिल क्यों नहीं किए गए। जो राज्य संघ में शामिल नहीं है उनकी क्या स्थिति है। यदि वे संप्रभु यानी स्वतंत्र रहेंगे तो संघ में उन्हें शामिल करने की स्वीकृति क्यों क्यों नहीं दी गई। और जब तक इन लोगों को चाहे टिट फॉर टैट मतलब कैसे भी करके, चाहे प्यार से या अगर नहीं है तो आक्रमण करके उनको भारत के संघ में शामिल कराना होगा। ये विचार बाबा साहब का 1939 का है। और लोग बोलते हैं कि गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने कार्रवाई की और सारे संस्थानिक भारत में शामिल हो गए। ये विचार बाबा साहब का निजी विचार है और वो उन्होंने संविधान सभा में इंक्लूड किया था। और इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया उन्होंने। आगे उन्होंने कहा कि जो ब्राइस नाम का जो फिलोसोफर था, जो यूनियन कैसे बनानी है राज्यों को या दुनिया के स्टेटों को किस तरीके से यूनाइट करना है, उनके कल्चरल आइडेंटिटी को कैसे मेंटेन करके रखना है, और उनमें फ्रैटर्निटी यानी बंधुत्व स्वतंत्रता उनको मिलेगी, उसमें फ्रैटर्निटी अगर नहीं रहेगी तो एक दूसरे के साथ झगड़े करते रहेंगे। सोचो आज अगर बाबा साहब की बात अगर नहीं मानी जाती, ये 627 में से 480 अगर संस्थानिक अगर अलग अलग होते तो किसी संस्थानिक के यहाँ जो इंडिपेंडेंट राष्ट्र होता, वो किसी कोई अमेरिका के पास चला जाता तो कोई यूएसएसआर रशिया के पास चला जाता, कोई चाइना का पीछा करता या कोई भी पाकिस्तान हो, तो हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाते। लेकिन बाबा साहब ने विचार इसीलिए रखा, वो कहना था कि जब तक ये देश संघ नहीं बनेगा, यूनियन नहीं बनेगा, तब तक इस देश को कोई आशा नहीं इस फ्यूचर में। और उसके लिए उन्होंने कहा कि ये इनकी इच्छा हो या नहीं हो, इनको इस संघ में शामिल कराना होगा। और इसके लिए क्या करना है, इसकी योजनाएं भी वो देते हैं। तो ये बहुत सारा बाबा साहब ने इसमें लगभग 2 घंटे का उनका भाषण था। उसमें तानाशाही और लोकतंत्रीकरण के ऊपर भी उन्होंने बात कही। अभी अभी 1939 में 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को बाबा साहब ने पूरा विरोध किया था। उनका कहना था कि चाहे अंग्रेजों का राज हमारे ऊपर क्यों ना हो, लेकिन वो डेमोक्रेसी की बात करते, इसीलिए उनका सपोर्ट करना चाहिए। और हिटलर जो है वो हुकुमशाह था, वो डिक्टेटर था। और यहाँ के जो आज जो जिसको फर्जी संघ बोलते हैं हम लोग, उस संघ वो हिटलर की बात को मानते थे। वो कहते थे कि हिटलर हमारा आदर्श होना चाहिए, वो जो कह रहा है उसकी बात माननी चाहिए। तो सोचो तुम, अगर बाबा साहेब उस वक्त संविधान सभा में नहीं होते तो इसकी हालत क्या होती। और दूसरी सोचने वाली जो बात है, सामने ये केवल भारतवर्ष को इतना ही नहीं कि दुनिया को दी है। क्योंकि बाबा साहब ने वो जो फिगर दिए है इस पूरे किताब में दिया है कि अमेरिका की पॉपुलेशन उस वक्त 12 करोड़ हुआ करती थी। भले ही अमेरिका 2.5 गुना भारत से बड़ा हो, या रशिया की सिर्फ 9 करोड़ पॉपुलेशन हुआ करती थी उस वक्त, और इंग्लैंड की भी बताई उन्होंने, सर लगभग 4.5 5 करोड़ उस वहां की पॉपुलेशन थी। यूरोपियन यूनियन की लगभग 8 करोड़ पॉपुलेशन हुआ करती थी। उस वक्त भारत की 35 करोड़ पॉपुलेशन थी। तो उन्होंने कहा कि ये 460 में से अगर, सॉरी, 627 में से अगर 460 480 अगर संस्थानिक अलग हो जाते हैं तो हमारी अलग से आधी से ज्यादा पॉपुलेशन इनके राज्य में आएगी। वो हमारे ऊपर हमारे लोग हल्ला करते जाएंगे और इससे आपका संघीय ढांचा जो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए बात सभी को माननी पड़ी, कोई आर्गुमेंट नहीं था उसके सामने। इसलिए संघ की रचना भारत के संविधान में आई है। उसके बाद भारत भारत का संविधान जो बना, उस संविधान ने हमको क्या दिया जो कि हमको पता नहीं है। तो बेसिक स्ट्रक्चर की आज बात करते हैं। वैसे तो हम हर वक्त बात करते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल जो 36 है, 36 से 51 तक है, उसमें फंडा डायरेक्ट है। और उसमें कई इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है, जैसे कि दो चार जो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अलग अलग जो केसेस हुए हैं, उसमें इसका डिफिनेशन किया है। इसमें बाबा साहब की जो बेसिक थ्योरी थी इस देश को नेशन बनाने की, वो उजागर हो जाती है। केशवानंद भारती वर्सेस ये जो यूनियन ऑफ इंडिया की जो केस थी, वो केस बहुत ही बढ़िया है। उस केस ने जो स्पष्ट किया था, उसमें 13 जजेस का बेंच लगा था। उसमें 7 जजों ने उसके फेवर में जजमेंट दिया और 6 जजों का उसके लिए विरोध था। तो उसमें क्या मिला हमको, संविधान ने जो दिया था उसको प्रोटेक्ट किया गया।
केशवानंद भारती केस में, उसमें संघ राज्यवाद की आइडियोलॉजी को परमानेंट करा दिया गया। उसके बाद धर्मनिरपेक्षतावाद, आज के दिन में अगर आप देखोगे तो ये धर्मनिरपेक्षतावाद का जो आर्टिकल 25 है उसके ऊपर बहुत बहुत ही अटैक किया जा रहा है। हम देखते हैं कि ये राष्ट्र जो है ये किसी धर्म के नाम पर हो, और ये इस देश का संविधान भी किसी धर्म के नाम पर हो, इसकी बहुत सारी लोगों के बीच में खलबल मची हुई है, चर्चा चल रही है। जो लोग जो सोच ही नहीं सकते उनके दिमाग में पूरा जहर फैलाया जा रहा है। तो ये केस ने पूरा इसको डिस्टर्ब कर लिया था, धर्मनिरपेक्षतावाद। और तीसरा है रूल ऑफ लॉ, यानी लोकतंत्र में रूल ऑफ लॉ इंपॉर्टेंट होता है। मैं अगर अकेला कुछ भी कितना भी विज्ञानवादी हूं या कितना भी बड़ा हूं, लेकिन मेरा अकेले की सोच को रूल ऑफ लॉ में नहीं लाया जाता, तब तक इस देश का लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा। ये केशवानंद भारती के केस में बताया गया। तो इसमें जो मूलभूत संरचना है उसका सिद्धांत है वो डेमोक्रेसी के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर बहुसंख्यकवाद विरुद्ध अल्पसंख्यकवाद का निर्णय करता है। जो की बात है धर्मनिरपेक्षतावाद में, बाबा साहब कहते हैं क्यों हमको सेकुलर होना है, क्योंकि सेकुलरिज्म में सबसे बड़ा डर ये होता है कि बहुसंख्यक लोग होते हैं, खासकर जो धर्म को मानने वाले धर्मांध लोग जो होते हैं, जिसको हम भक्त कहेंगे अभी आज की लैंग्वेज में, ये जो भक्त लोग रहेंगे या धर्मांध लोग कहेंगे, अपनी संख्या के बल पर जो अल्पसंख्यक लोग हैं इनके ऊपर अन्याय अत्याचार करने की बात करेंगे और ये डिस्टर्ब करेंगे। और इससे नेशनलिज्म का जो सपना है, राष्ट्र निर्माण का जो सपना है, इसको बिल्कुल क्रैक हो जाएगा, ये सपना टूट जाएगा। और ये निशानी है आपका राष्ट्र टूटने की। तो ये राष्ट्र अगर नहीं तोड़ने देना है आपको, तो ये सेकुलरिज्म का जो प्रिंसिपल है इसको हमको बनाए रखना पड़ेगा। आज उसी दिशा में चर्चा चल रही जो केशवानंद भारती में हमको दिया है, जो संविधान की डेफिनेशन इन्होंने ठीक ढंग से कही थी, उसको आज बहुत बड़ा धक्का पहुंचा जा रहा है। संघ राज्यवाद की भी भूमिका को बहुत बड़ा विरोध किया जा रहा है। जो जो लोग पावर में है उनकी तरफ से, उनको संघ राज्यवाद की जो आइडिया है वो पता नहीं है, वो मंजूरी नहीं हो, वो यूनियन ऑफ स्टेट नहीं चाहते, वो धर्म के नाम के ऊपर राष्ट्र बनाना चाहते हैं। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि अगर वो जहर दूसरों को देते हैं तो वो देते देते जहर की कुछ बूंदे अपने हाथ में भी लग जाती है, और वो बूंदे जब पानी पी जाते हो तो अपने शरीर में भी चली जाती है, उससे अपनी भी जान जा सकती है। जैसा कि दूसरे महायुद्ध में जापान के ऊपर अमेरिका ने जो बॉम्ब ब्लास्ट किया था 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को, तो वो जो पायलट है वो मरने के बाद 1985 या 86 में उसका देहांत हुआ। जब वो मरते वक्त उसने आखिरी जो इच्छा बताई थी, उसमें उसने कहा कि जैसे मैंने ऊपर से बॉम्ब डाल दिया हिरोशिमा के ऊपर और फिर नागासाकी के ऊपर, तो नीचे का मैं आतंक देख रहा था, 1 मिनट में 3,40,000 की मौत मैं देख रहा था ऊपर से। मुझे खुशी हो जानी चाहिए थी क्योंकि मैं अमेरिका का अमेरिका का जो राज्य हो जापान के ऊपर राज्य लागू होने के बारे में मैंने तो खुश होना चाहिए था। लेकिन मेरे आंखों में उस वक्त आंसू आए, मैं ऊपर से वो दृश्य देख रहा था कि जो बम ने अणुबॉम्ब जो मैंने गिराया है उससे लोगों की चीख, वहां का धुआं, और वो स्ट्रक्चर पूरा खत्म हो चुका था। वो देखकर मैं हैरान हो गया, और जैसे ही युद्ध खत्म हो गया तो मैंने प्रेसिडेंट को जाके बताया कि प्रेसिडेंट, अब के बाद तीसरा महायुद्ध नहीं होना चाहिए, ये मेरी अंतिम इच्छा है। और उसने ये भी भविष्यवाणी की थी कि दूसरा महायुद्ध हुआ, ये तो अच्छा हुआ कि 6 और 9 अगस्त 1945 को बमबारी हुई जापान में, तो उसके बाद सारी दुनिया को पता चला कि ये बॉम्ब से दुनिया बच नहीं सकती। जो सत्ता में बने रहने वाले लोग वो भी नहीं जी सकते, क्योंकि उसके परमाणु के एटम बॉम्ब के जो इफेक्ट्स आए उससे कई लोगों को ब्लड कैंसर हुआ और स्किन कैंसर हुआ, और आज तक वो लोग उससे पीड़ित है। इतना जहरीला होता है। आज भी लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये जो संघ राज्यवाद का जो पॉइंट है वो कितना अहम है। और दूसरों के ऊपर आप जब डिक्टेटरशिप करके दूसरों के राज को अपने हाथ में हथियार लेना चाहते हो, या अपने धर्म की संख्या के आधार पर किसी और धर्म के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार करना चाहते हो, तो आप खुद की कब्र खोद रहे हो। इस तरीके की सोच बाबा साहब की थी। संविधान सभा में जब डिबेट चलता था तो ये बात होती। ये इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण की 1975 की केस भी आई थी। उस केस में भी ये चंद्रचूड़ है ना, उसका बाप था, वो चीफ जस्टिस था उस वक्त।
उसी ने भी इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। देखो, बाप एक बात कहता है और उसका बेटा जो है अलग बात करता है। संविधान में आपको आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 16(4), 16(4) अब ए बी सी डी हो जाएगा। अभी तक ए बी सी है। तो ये जो उसका बाप ये करता है, दूसरा जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए एस टी एस टी को, उसको तोड़ने की भाषा करता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि मेरे विचारों से सहमत रहने वाले लोग सत्ता में है, इसलिए मेरे ऊपर कोई इम्पैचमेंट नहीं ला सकता। इसकी हिम्मत बढ़ती है क्योंकि उनके संघ की आइडियोलॉजी आज सारे देश पर भारी पड़ रही है। ये बात हमको सीखनी चाहिए समनों को कि अगर समन होकर हम लोग 120 संख्या में 120 करोड़ है संख्या में, अगर उसमें से 10-15 करोड़ भी लोग आ जाएंगे तो ये सारे जो विपरीत संघ वाले हैं, जो उल्टे सोचने वाले वमन लोग हैं, ये हमको सिर्फ इकट्ठा आए हुए देख कर ही पिघल जाएंगे और भाग जाएंगे यहाँ से। कोई युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम लोग 10 या 20 करोड़ की संख्या में भी अगर सारे समन इकट्ठा हो जाते हैं। इसीलिए सन्निपात बहुत है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का भी महत्व हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 42nd अमेंडमेंट हुई 1976 की, उसमें भी इसको प्रोटेक्ट किया गया। एयर इंडिया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनाइटेड लेबर यूनियन 1997 में ये जो केस है, इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसको फंडामेंटल राइट के इतना ही दर्जा देना चाहिए। बाबा साहब का एक सपना था जो कि पूरा नहीं हो सका। हम अगर समन सत्ता में आ जाते हैं, समन पावर में आ जाते हैं, या समन बनकर सिर्फ हम समन संघ ही बने रहते हैं, तो बाबा साहब का एक सपना अपने आप पूरा हो जाएगा। क्या सपना था उनका? उनका सपना ये था कि ये जो चैप्टर 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसको फंडामेंटल राइट में ही मर्ज किया जाए। लेकिन उस वक्त ज्यादा से ज्यादा लोगों का उसके लिए विरोध था। क्या फर्क है? बाबा साहब बताते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक बेसिक फर्क ये है कि फंडामेंटल राइट्स को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। किसी का कोई फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो तुरंत वो जाके कोर्ट को बता सकता है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में हो या आर्टिकल 226 में किसी हाई कोर्ट में हो, वो अपना न्याय मांग सकता है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का ऐसा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इट डिपेंड्स अपॉन द विलिंगनेस ऑफ द रूलिंग क्लास। जो सत्ता में जो वर्ग है वो अगर चाहता है तो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल बेनिफिट्स मिलेंगे। खासकर आर्टिकल 46 में, 46 की मैं बात करता हूँ। आर्टिकल 46 में बाबा साहब ने जानबूझकर, जो ओबीसी के लोग बाबा साहब को विरोध करते हुए पूछते हैं ना कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया, ओबीसी के लिए क्या कहा, उनको आर्टिकल 46 पढ़ना चाहिए। उसमें लिखा है कि स्टेट्स ऑन इट्स ओन विल मेक प्रोविजन फॉर द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स ऑफ द एससी, एसटी एंड ओबीसी। उसको उन्होंने डिप्रेस क्लास बोला है या वीकर सेक्शन बोला है। तो एससी, एसटी, ओबीसी को उनके संख्या के अनुपात में बजटरी अलोकेशन, बजट का जो अलोकेशन है संख्या के अनुपात में इनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए अलोकेशन करना चाहिए बजट में। कितने लोगों को पता है और कितने ओबीसी को पता है कि ये आर्टिकल अगर इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पिछले साल का जो इस वक्त का जो बजट है 48 लाख कुछ 32 करोड़ का बजट है। उसको आप सोचो, संख्या में 85 तो छोड़ दो, अगर 20-30% भी अगर आवंटित किया जाता है निधि या फंड का अलोकेशन हो जाता है तो लगभग 12 से 13 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन होगा 3 वर्गों के लिए। फिर आप अमेरिका स्कॉलरशिप पढ़ने के लिए बच्चों को भेजो, या फिर आपका कोई उद्योग खड़ा करो या कोई इंडस्ट्री खड़ी करो, तो उसके लिए कोई रकम कम नहीं पड़ने वाली। पर हमको पता ही नहीं है किसने हमको क्या क्या, कितनी जान कुर्बान कर दी अपनी, कितना अपना दिमाग लगा लिया, अपनी जिंदगी बर्बाद कराई, अपने बच्चों को खोया है, अपनी पत्नी को खोया, ये सारा कुछ करते हुए उसने हमको दिया, पर हमें पता ही नहीं है क्योंकि हम जानते ही नहीं है। जानते नहीं, आपके बगल में कोई हीरा पड़ा है लेकिन उसके ऊपर मिट्टी का दाग है, हम उसको पत्थर समझकर उसको ठोकर मार देते हैं और उसको इधर उधर भटकाते रहते हैं। लेकिन कोई जोहरी आता है, देखता है, उसको तराश कर देखता है तो कहता है कि कितने मूर्ख लोग हो, आप इसको 1000 बार ठोकर मार कर गए हो। जब मैंने इसको तराशा तो ये तो डायमंड हीरा, 24 कैरेट का हीरा निकल गया। तो ऐसी नौबत आज हमारे ऊपर, समनों के ऊपर आई है। ये डायमंड है हमारे लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाई हुई है जो है। समन लोगों के गंभीरता से इस संविधान को और उस संविधान की फिलोसॉफी को, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को
संविधानवाद को अगर हम समझेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारे हाथ में सोना है, डायमंड है। सोने का एक गुणधर्म होता है कि किसी भी एसिड में वो पिघलता नहीं है, और डायमंड ऐसा है उसको जब आप उसको तराशा जाता है तो उसकी चमक जो है लाइट से भी कहीं अच्छी आती है, इसीलिए वो इतना महंगा बेचा जाता है। तो ये समन लोग ऐसे सोने जैसे है, ये हीरे जैसे, पर उनको तराशता नहीं है कोई। और तराशने के लिए कोई दुश्मन तो आपके पास आकर नहीं तराशेगा आपको, आपकी वैल्यू को पहचानेगा नहीं। ये काम आपको खुद को करना पड़ेगा, और ये काम आपको करना है तो आप खुद ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तथागत तो हमारे जो महासमन है वो कहते हैं कि न परेश विलोमानी न परेश कथा कथन अतनो अवेख्य कथानी कथानी च। दूसरा क्या करता और क्या नहीं करता, दूसरा आकर मेरी जिंदगी को सुधार देगा, या दूसरा आगे आकर मेरी आर्थिक परिस्थिति को अच्छा कर देगा, इस अगर मैं सपने में हूं तो ये मेरे दिन के सपने हैं, ये कभी पूरे नहीं होने वाले। इसलिए सपनों को सबसे पहली अगर बात क्या सोचनी चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करें, संविधान को अगर हमको देखना है तो उससे सबसे पहले हमको इकट्ठा होना पड़ेगा। क्योंकि अकेले अकेले एकल स्टार करके आप लड़कर देखते हो, पता है, एक अकेला स्टार, आप सारे लोग कहते हो कि हाँ हम अम्बेडकरवादी है, हम समन विचारधारा के, हम पुरखों से हमारी हजारों 5,000 साल से हमारी संकेतीय संस्कृति, उसके हम जो विरासत के लोग हैं, पर हम इकट्ठा नहीं है, अकेले अकेले जाकर चिल्लाते हैं, किसी ताल कटोरा में जाकर बोलते हैं, या किसी बड़े बड़े मैदानों में या संविधान में या पार्लियामेंट के सामने जाकर बताते हैं। अकेले अकेले 2,000 4,000 की संख्या में जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि सामने वाला जानता है कि इनका दुर्गुण है कि इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन हमको ये पता नहीं है कि हम लोग डायमंड है, हम सोने हैं, सोने जैसे है, हमको तराशा जाना बाकी है। और तराशने वाले लोग, कोई कोई समन आ जाता है सदियों के बाद, वो बहुत कोशिश करता है आपको तराशने की, लेकिन जब वो जीवित होता है तो उसके जीते जी हम उसको विरोध करते हैं। ज्योतिराव फूले ने कहा है कि जो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, वो जब समाज को दुरुस्त करने की बात करने जाते हैं, तो जिसको दुरुस्त करने की बात होती है वही आपके ऊपर अटैक करेगा, आक्रमण करेगा, वही आपको मारने के ऊपर उतार होगा। धोनीबा नाम का एक ओबीसी का व्यक्ति, ज्योतिराव फूले को सुपारी दी जाती है पुरोहितों के तरफ से, वमनों के तरफ से। पूना के ब्राह्मण लोग जो पेशवाओं के वंशज थे, उन्होंने सुपारी दी कि ये ज्योतिराव फूले हमारे धर्म के स्ट्रक्चर को बिगाड़ रहा है। इसने हमारी महिलाओं को जो जो बाल कटाए जाते थे उसके पति के मृत्यु के बाद, क्योंकि उस वक्त सती की प्रथा बंद हो गई थी 1827 के बेंटिंग के एक्ट के बाद। तो फिर क्या करते थे वो लोग, उसको वैसे ही छोड़ देते थे किसी मंदिर में, और वो पुजारी उसके ऊपर अत्याचार करते, उससे कोई बच्चा पैदा होता तो बच्चा भी अनाथ होता, और वो बहुत सख्ते में रह जाती वो औरत। तो उसके लिए बनाने के लिए ज्यादातर 95% महिलाएं वमन समाज की हुआ करती थी, उसके लिए आश्रम खोल दिया था ज्योतिराव फूले ने। और सावित्री बाई, जिसको अपना खुद का बच्चा नहीं था, लगभग 67 बच्चों का जो पैदाइश की जो जो भी कार्रवाई होती है उसने की, उसके खुद जाती थी और बच्चा पैदा होता था और अपना बच्चा मानकर उसका पालन पोषण करती थी सावित्री बाई को, और उसको जो उसकी माँ को ठीक तरीके से छोड़ कर आ जाती थी, ताकि किसी को पता ना चले कि इसका अनौरस बच्चा पैदा हुआ हो। ऐसे लोग तो, ऐसे ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले समाज में काम करते हैं। जब पेरियार जी जब समाज में जाते थे, एक टोकरी में सारे 33 करोड़ के ये इनके सो काल भगवानों की फोटो रखते थे, और उसको चप्पल निकाल के रास्ते से बदलते हुए चलते जाते। लोग कहते कि कितना घिनौना आदमी, कितना नालायक आदमी है, ये भगवान इसको शाप देंगे, ये मर जाएगा। वो बोलते थे कि मैं आज देखो 95 का हो गया, मैं 100 साल का हो गया। 104 साल तक उम्र हुई थी पेरियार रामास्वामी नायकर जी, वो बोलते थे कि देखो मैं 104 साल का हुआ, तुम्हारे करोड़ में से कोई भी ऐसा जो भगवान है वो आया नहीं, ईश्वर नहीं आया ना, मुझे उसने श्राप दिया, मैं जिंदा हूं और मैं चल सकता हूँ। ये उम्मीद जगाने जगा कर चले गए हमारे सारे समय। तथागत बुद्ध ने इतना सारा संसार का इतना सुख का जीवन त्याग दिया था। सम्राट अशोक जब सम्राट बन गया तो वो जैसे आम लोग रहते थे वैसा ही वो रहता, 24 घंटों में हर व्यक्ति के लिए, हर गरीब के लिए, हर नागरिक के लिए तैयार हूं, ऐसा शिलालेख में लिखता है, अपना जीवन कुर्बान कर देता है। सारे संत कबीर देखो तुम, वो एक कहीं मस्जिद या मंदिर के बगल में खुले में रहते थे, 2 4 बकरियां हुआ करती थी उसके पास,
उनके पास। संत रविदास का भी ऐसा ही है, पर सारा जीवन समाज की उन्नति के लिए, समनों के दुरुस्ती के लिए खर्चा करते थे। ज्योतिराव फुले भी, शिवाजी महाराज का भी ऐसा ही था। शिवाजी महाराज का जो शासन था, महाराष्ट्र में खासकर जो कोंकण विभाग है, वहां पर लगभग 40 से 45 गुफाएं हैं। उन गुफाओं में उनका शासन होगा। गनिमी कावा नाम का जो तंत्र था वो युद्ध का, उन्होंने जो खोजा, तो उनकी जो प्रजा, उनका जो सैन्य है, वो गुफाओं में छुप जाता था। पता ही नहीं चलता था, इतने सारे 100-200 सैनिक निकल चुके, वो कहाँ गायब हो गए। और औरंगजेब की सेनाओं का पीछा करते थे। 100 सैनिक हजारों सैनिकों का पीछा करके उनको हरा देते थे। ये टेक्निक भी शिवाजी महाराज इन्हीं समनों की कल्चर से सीखे थे। तो इतने सारे लोग आकर गए, पर हमारे दिमाग में अभी भी उजाला नहीं हो रहा है। और ये आखिरी घंटा है। अगर आप ये नहीं करोगे तो बस 5 साल बचे हैं। अगर ये रिपीट हो जाता है ना, तो आपके आने वाले बच्चों की, आने वाले जनरेशन की जो आगे की जो जिंदगी है, उनका जो भविष्य है, वो खतरे में आने वाला है। कम से कम इतना तो सोचो। इसीलिए हमको ये सारी विचारधारा को मेंटेन करना है, इकट्ठा रहना है। और इसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। वो उनकी विचारधारा का जो त्योहार है, उसको मनाने के लिए हजारों लाखों में पैसा खर्चा कर देते, पटाखों में उड़ा देते। समन संघ ने एक मुहिम निकाली है, 1000 डे का जो समन संघ का जो कैंपेन है, उसके मुताबिक मैं समन हूँ वाला जो ग्रंथ है, वो हम तो पैसा नहीं मांगते, किसको ना हिसाब रखते, ना कोई पर्ची फाड़ते, ना किसी को हिसाब देने की जरूरत होती है। लेकिन डोनेशन तो दे सकते हैं। और किस खर्च से देना है आपको? जो दिवाली में अननेसेसरी आप प्रदूषण कर रहे हो, पॉल्यूशन कर रहे हो सारे कंट्री को, उसमें से बचा हुआ पैसा, उसका ग्रंथ खरीद लो, या बोल दो प्रिंटर वाले को, या ये जो यहाँ पर प्रिंटिंग होती है आजाद सर को, और उनको बोल दो कि मैं 100, 200, 500, 1000, 2000 ग्रंथ अपने पैसे से लेना चाहता हूँ, खरीदना चाहता हूँ, और लोगों के बीच में, समनों के बीच में बांटना चाहता हूँ। अगर हम लोग 1-2 साल में जो 1000 दिन का एक कैंपेन जो हमने बनाया है, अगर हम लोग 1 करोड़ लोगों तक अगर पहुंचेंगे, तो हमारा बेस बन जाएगा। और 120 करोड़ का हमारा टारगेट है। तो कम से कम 1000 दिन में हम 1 करोड़ लोगों तक तो पहुंचे। लेकिन इसके लिए खुद की जेब को थोड़ी तकलीफ देनी पड़ेगी। जैसा हम बच्चों को या किसी चीज को या किसी जो सोकाल भगवान को हम जेब में से जितने पैसे निकालते हैं, उतने डाल देते हो पेटी में, वैसा मत करो। वो पैसा समाज की उन्नति के लिए, सबनों की विचारधारा फैलाने के लिए यूज करो। अगर ऐसा करोगे तो बाबा साहब कहते हैं कि ग्लोरी टू दोज, वो धन्य है जो अपनी वक्त आने पर अपनी तन मन धन, और वक्त आने पर अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। ग्लोरी टू दो, जो धन्य लोग हैं। ये बाबा साहब की पुकार है आपके लिए। तो आपको इसका स्वीकार करना पड़ेगा। कुछ ग्रंथ, 10 ग्रंथ हो अपनी अच्छी हालत में, कोई बात नहीं। 10 ग्रंथ आप 100, 110 रुपए के तो दे सकते हो आप। किसी गांव में, एक गांव से दूसरे गांव चले जाते हो तो 110 रुपए चले जाते हैं। किसी दोस्त के साथ खाना खाने कहीं चले जाते हो, तो वहां पर भी तो 100-150 रुपए खर्चा कर देते हैं। उतने से पैसे में अगर आपकी हालत ठीक नहीं, और आपकी अच्छी हालत है, आप जॉब करते हो, अच्छा कोई बिजनेस करते हो, तो 1000 दे सकते हो, 2000 दे सकते हो, पर ये करना पड़ेगा। क्योंकि ये करने के लिए कोई दूसरा नहीं आने वाला। इसलिए सारे संबंध, बहनों और भाइयों, ये ध्यान रखो कि आपको अपने जेब से कुछ खर्चा करके, ये अपना हिसाब किसी को देना नहीं है। मैं खुद ले लूंगा, या फिर मैं बोलूंगा प्रिंटर वाले को कि मेरे 100 ग्रंथ है, ये आप मुझे भेज देना पार्सल से। और जहां पर संगीति लगी है, जिसकी कोई विचारधारा है, या कोई समन क्वेश्चन पूछता है, वो उसका 1 घंटे में या 10-15 मिनट में आप जवाब नहीं दे सकते, उसके हाथ में थमा दो, मैं समन हूँ ग्रंथ। जैसे वो पढ़ेगा तो तुरंत आपको फोन करेगा। और जब दे दोगे तो तब उसका फोन नंबर लिख कर रखना। 2-3 दिन के बाद उसको फोन करना कि आपको कैसा लगा, बताओ, अच्छा लगा, बुरा लगा, या इसमें कुछ कमियां है, ये भी बताओ। तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा कि चलो भाई, ग्रंथ तो दे भी दिया फ्री में, और पूछ भी रहा है कि क्या गलती है। तो वो खुद जान जाएगा कि ये सही सच्चा विचार है। इस विचारों को अगर हम करना है, अपनी पहचान अगर बनानी है, तो समन संघ में जुड़ना होगा। और ये हमको डोनेशन देना पड़ेगा। डोनेट करके ग्रंथ का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब ने 1927 में महाड़ की क्रांति में कहा था कि समडे और अदर वन हैज टू डाई, आज न कल हम सभी को मरना है। कोई अमर पट्टा लेकर पैदा नहीं हुआ। वो कहते हैं कि आइडिया नीड्स प्रोपोगेशन एज मच एज द प्लांट्स नीड वाटरिंग, अदरवाइज बोथ विल विदर एंड डाई। विचारों को प्रचारित और प्रसारित करना इसीलिए जरूरी है। ये पौधे जैसा काम है। अगर किसी गमले में या कुंडी में जो पौधा होता है, उसको 10-15 दिन अगर आप पानी नहीं दोगे, तो सूख कर मर जाएगा, वीदर एंड डाई।
वैसा ही अगर विचारों का प्रचार प्रसार नहीं करोगे तो विचार मर जाते हैं, सूख कर मर जाते हैं। ऐसा ही हमारे समनों के कल्चर का हुआ था। एक तथागत नाम का महासमन महान साइंटिस्ट हुआ करता था, वो लगभग खत्म सा हो गया था इस कंट्री से। बाबा साहब ने उनको रीस्टेब्लिश किया। अब जिम्मेदारी किसकी है? तीनों उंगलियां मेरे तरफ आती है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये काम करूंगा, मैं समन ग्रंथ का प्रचार प्रसार करूंगा, बांटूंगा। इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला। मैं अगली जनरेशन को प्रोटेक्ट करने का काम करूंगा, ये विचार रखना है। अगर मेरी बातों में किसी को अगर बुरा लगा हो तो कृपया समन संग मुझे माफ करे। संगेयो खलितो दोषो, संगो खमतु तम्मम, संग नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं समन हूं, हम सब समन है।